प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और अध्याय 1 में जो वास्तविक संख्या है इसमें प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों का भी हल जानेंगे। विद्यार्थियों इन प्रश्नों का हल जानने के पहले वैसे आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ी सा संक्षेप में फिर से जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों जैसा यहाँ पर अपन ने लिखा है लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम समापवर्त्य यहाँ थोड़ी इसका आशय बोल रहे हैं अपन कि आशय क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या, समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई प्रत्येक संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं कि 4, 6 और 8 का एलसीएम 24 निकला। अब कैसे निकला 24 थोड़ी समझते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 24 एक छोटी से छोटी संख्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी भाग जाएगा। विद्यार्थियों आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा क्या 12 नहीं है? नहीं, 12 क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर आप 12 लेंगे तो 12 में देखिए 4 का भाग तो जाएगा और 6 का भाग जाएगा, लेकिन 8 का नहीं जाएगा। अब विद्यार्थियों आप कहेंगे क्या 16 नहीं ले सकते हैं? तो 16 यहाँ देखते हैं। तो 16 अगर लेंगे तो 16 में 4 का भाग जाएगा, 8 का जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 6 का नहीं जाएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें कि 4, 6, 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या 24 ही है। इसलिए 4, 6, 8 का एलसीएम 24 होगा। वैसे इसके निकालने की विभिन्न विधियां हैं। अभी अपन सवाल में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं वो देखेंगे। तो अब इसके बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 24। अब यहीं पर इनके एचसीएफ की बात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात, अर्थात महत्तम समापवर्तक। ये देखिए महत्तम समापवर्तक है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ छोटी से छोटी है, यहाँ बड़ी से बड़ी है, और लेकिन आगे पढ़े अपन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जिसमें भाग नहीं, जिसका भाग है ना, जिसका भाग दी गई प्रत्येक संख्याओं में पूरा चला जाए। यहाँ अपन उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ 4, 6, 8 का एलसीएम था, वैसे यहाँ पर 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो अब हमारे पास प्रश्न क्या है, क्या शर्त है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, लेकिन वो संख्या कैसी होना चाहिए कि जिसका भाग पूरी संख्या में चला जाए। तो यहाँ देखते हैं, यह 4, 6, 8 में किसका भाग जाएगा? तो अगर हम यहाँ बात करें कि 4 का भाग चला जाएगा तो 4 का भाग इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। तो 4 तो कैंसिल हो गई है ना। अच्छा 4 कैंसिल हो गई। तो इसके बाद फिर देखते हैं 6 देखें तो 6 का भाग कहीं नहीं जा रहा, 6 का भाग तो इसी अकेले में जा रहा है। अब ये भी 6 भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसी प्रकार जब हम निकालेंगे इसको विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो और अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ हम अंततः यही देख पाएंगे कि एक ऐसी संख्या कौन सी रहेगी 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 का भाग 8 में भी चला जाएगा, 2 चौके 8। तो 2 इनका एचसीएफ कहलाया। विद्यार्थियों हमारा उद्देश्य होता है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो प्रश्नावली में नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब चलिए प्रश्नावली के सवाल फटाफट देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है आपकी पाठ्य पुस्तक का। इसे अपन देखते हैं कैसे हल करेंगे। प्रश्न ये कहता है कि 12, 15 एवं 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे निकालने तो ज़्यादा आसानी जाती है, वैसे कई तरीके हैं। ये अभाज्य संख्या लेंगे अपन
तो 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद अपन ट्राई करेंगे 5 का, है ना, ऐसा क्रम से लेंगे। तो इसमें चूंकि 2 सबसे छोटी संख्या से चयन करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना, तो 2 से चयन करते हैं। तो 2 छक्का 12, फिर 2 को जब तक जाता जाए ना तो 2 का देते जाइएगा आप। तो 2 तिया 6, फिर अब 2 कब नहीं जाएगा ना, तो 3 एकम 3। यानी आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। अब इसके बाद इसी प्रकार अपन 15 को लिखेंगे। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, आप 15 का भी निकाल लीजिए ऐसे करके यहाँ पर ये। तो 3 से किए तो 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, यानी 15 को आपने लिख दिया 3 गुणित 5, ये हो गया। इसी प्रकार 21 का भी आप निकाल लीजिए, ये फटाक से 21 का 3 सत्ते 21, ये है ना, 3 सत्ते 21 ये। तो यहाँ पर 21 का अपन ने निकाल लिया तो कितने गुणनखंड होगा, 3 गुणित 7, ये वाले गुण, है ना। अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए अपन ने। अब बात करते हैं एलसीएम निकालने की, है ना। यहाँ हम बिल्कुल एक आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप क्या करें, यहाँ लिखेंगे इसलिए 12, 15 व 21 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ हम बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसके पूरे गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब यहाँ जो आए हैं अपन ये पूरे लिख दिए। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर जो 15 के गुणनखंड निकाले ना अपन ने, वो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है 3 और 5, 3 गुणित 5 लिखा है। तो यहाँ हम देखते हैं चूंकि 3 कितने बार आया है, यहाँ एक बार, और एक बार 3 यहाँ चूंकि लिखा जा चुका है, कॉमन है ना। तो इस 3 को अब दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आपने पहले लिख लिया। अब 5 बचा, 5 यहाँ नहीं है तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ये तीसरे नंबर की बात आती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ फिर से इसके गुणनखंड देखें तो 3 गुणित 7 लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ कितने बार आया, एक ही बार आया है ना, तो एक बार लिखा है यहाँ पर। हाँ, अगर 2 बार 3, एक बार 3 और आया होता तो आपको एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ ऐसा है नहीं है, एक ही बार है तो एक बार तो आपने लिख लिया है। अब यहाँ नई संख्या क्या दिख रही है, 7, जो कि यहाँ नहीं लिखी, तो गुणित 7 कर दीजिए ये। अब इसका आप आसानी से गुणा कर लें तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे गुणा कर लेंगे, 2 का 2 में गुणा तो 2 दूनी, इसका पहले इतना यहाँ पर गुणा किए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, है ना। फिर 4 में गुणा काय का करेंगे, 3 का, तो कितना हो गया 12, यहाँ तक आ गए ना अपन। अब 12 में काय का गुणा करेंगे, 5 का, तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 का गुणा करेंगे तो अब आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब 60 में अब काय का गुणा कर देंगे, 60 में अब आगे की संख्या क्या है, 7, तो 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 420। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 420। 420 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का, 15 का और 21 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आंसर हो गया, एलसीएम निकाल लिए। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अब बात कर लेते हैं 12, 15 और 21 का एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दें 12, इतना आपको इसमें भी जरूरत पड़ेगी करने के लिए, 12, 15 व 21 का एचसीएफ, है ना। जो आपने आशय निकाला था एचसीएफ का, उसी को लेकर के चलते हैं, अब भी आंसर आ जाएगा। क्या आशय निकाले थे अपन ने, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग प्रत्येक संख्या में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी, अच्छा यहाँ पर इनमें देखिए, इनमें तो सबसे बड़ी संख्या 7 दिख रही है। तो 7 का भाग, चूंकि 7 इसके गुणनखंड में आया तो 7 का भाग इस अकेले में जाएगा, यहाँ तो 7 आया नहीं तो 7 का भाग इसमें जा ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर भी 7 नहीं आया, इसका भाग नहीं जाएगा, तो 7 तो अपन नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, ठीक है। अब फिर दूसरी बड़ी संख्या, इसमें सब में देखना है अपन को। फिर से आपको याद दिला दूं कि यहाँ देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 7। तो 7 यहाँ पर इस अकेले में जा रहा भाग, इसमें नहीं जा रहा है। अब फिर दूसरा नंबर अब काय का लगेगा, 5 का, है ना। तो यहाँ देखते हैं 5 यहाँ पर है, अर्थात 5 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन 5 यहाँ नहीं आया, यानी 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा 5 का भाग, इसलिए 5 भी आंसर नहीं कहलाएगा, है ना।
अब बात कर लेते हैं 5 के बाद दूसरा नंबर आता है 3। तो 3 चूंकि यहाँ है तो 3 का इसमें भाग जा रहा है, 3 यहाँ पे भी है तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 3 यहाँ भी है तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। और कितने बार 3 सब में है? एक बार 3 है। अगर सब में दो बार 3 होता तो उत्तर में हम 3 गुणित 3 2 बार लिखते हैं ना। यहाँ 3 केवल एक ही बार है ना, सब में एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 3। हाँ, अगर एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी और समझा दूं कि यहाँ पर माना कि अगर एक 3 और होता, यानी यहाँ पर कितने 3 होते? 2, लेकिन यहाँ एक, तो आंसर में क्या आता? सब में क्या कॉमन चलता? एक 3 कॉमन चलता है ना, तो आंसर यहाँ पर 3 आएगा। HCF क्या निकला? 3, है ना। अर्थात 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी, 15 में भी, 21 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो विद्यार्थी देखिए कितना आसान था, है ना। तो अब देखते हैं अपन आगे के सवाल, प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। ये 1.2 का चौथा सवाल कुछ इस प्रकार है कि HCF 306 657 का 9 दिया है, यानी इन दोनों का HCF कितना दिया? 9। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों का LCM ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आपने पिछले वीडियो में एक सूत्र जान लिया था, पढ़ लिया था। क्या सूत्र था? LCM गुणित HCF अगर 2 संख्या है तो बराबर पहली संख्या गुणित कौन सी संख्या? दूसरी संख्या, तो गुणित दूसरी संख्या। ये अपन ने सूत्र लिखा। अब इसमें अपन काम करते हैं। तो LCM तो अपन को ज्ञात करने के लिए कहा, तो LCM अपन नहीं मालूम, इसलिए LCM लिख रहने दीजिए। गुणित HCF सवाल में आपको दिया है, कितना दिया है? 9, तो यहाँ लिख दिए 9, ये बराबर का चिन्ह। अब पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो पहली संख्या लिख दिए 306 गुणित दूसरी संख्या कितना? 657। ये अब निकाल लीजिए पक्षांतर करके। पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, नियम आपको पिछली कक्षा मालूम है। धन की संख्या ले जाओ बराबर के उस पार तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ऋण में, और ऋण की संख्या बराबर के उस पार या वहां से यहाँ अपन इस पक्ष में लाएंगे, पक्ष बदलेंगे तो उसका चिन्ह बदलेगा धन की हो जाएगी, यानी धन की संख्या ऋण में, ऋण की संख्या धन में। और हाँ, अगर गुणा में संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ गुणा में है, तो गुणा की संख्या वहां जाकर के भाग में अर्थात बटे में होगी, और यहाँ अगर बटे में होगी तो वहां अर्थात भाग में होगी, तो वहां गुणा में होगी। शॉर्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में बिल्कुल पक्षांतर नियम देख लेते हैं। यद्यपि पिछली कक्षा की बातें हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं सभी विद्यार्थी साथ साथ पढ़ सकें, है ना। तो सिंपल है। पहला ये है कि अगर धन की संख्या बराबर की इस पार से यहाँ जा रही है तो ऋण की हो जाएगी, और अगर ऋण की संख्या को आप इस साइड ले जा रहे हैं तो काय में परिवर्तित हो जाएगा, उसका चिन्ह धन में। और अगर गुणा में कोई संख्या बराबर की इस पार ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो भाग अर्थात यह बटे में हो जाएगी, है ना। भाग जिसको अपन कहते हैं, ऐसे करके यहाँ बटे में लिख देना, हर में चली जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पर भाग में है अर्थात बटे में, जैसे हम कहें x बटे y, ये बटे में है, y भाग में कहलाया, तो इस पार जाएगी तो क्या काय में हो जाएगी? गुणा में हो जाएगी। सेम अगर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये परिवर्तन यहाँ होगा। तो विद्यार्थियों, ये आपको एक प्रकार से पक्षांतर के 4 नियम थे जो अपन ने बहुत संक्षेप में जाने हैं, ये आप स्मरण में रख सकते हैं। हाँ, मूल प्रश्न की ओर चलते हैं। आप कहेंगे कि सर पिछली बातें याद दिलाते रहते हैं, क्या है ना कि गणित है ही क्रमबद्ध व्यवस्था है एक प्रकार से ज्ञान। तो चलें देख लेते हैं। क्या करें, हम 9 को यहाँ ले जाए तो LCM निकल गया। ये देखिए कितना आसान है, 306 गुणित 657। यहाँ पर क्या छोड़ दिया अपन? 9, तो 9 यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो गुणा में है तो भाग में अर्थात बटे में चला गया। अब इसका आप भाग दे लीजिए, है ना। 9 से काटने का प्रयास कर लें, अगर 9 से कट जाती है संख्या तो 9 से कट जाएगी मेरे ख्याल से, देखिए कटेगी ना। 9 तिया 27, है ना। कितना हुआ, कितना बचा? 3, फिर ये कितना हुआ? 6, तो 9 चौके 36, ये पूरा कट जाएगा 9 से, है ना। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ आपके पास? 34 गुणित 657। अब आप इसको गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, वही इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों, आपने गुणा करके देख लिया।
हमने यहाँ पर जल्दी में निकाला था, चेक कीजिएगा सही है कि नहीं, है ना। और इसका गुणा करके आप देख लीजिएगा, इतना ये जो आया ये आंसर हो गया। तो अब चलते हैं आगे के सवाल में, है ना। ये प्रश्नावली 1.2 का 6वां प्रश्न है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखने में जरूर थोड़ी सी कठिन जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली है बहुत ही सरल प्रश्न है ना। सवाल में ऐसा ही होता है कि लगता है जब तक हल ना करें तो कितना कठिन होगा, लेकिन जब अपन शुरू हो जाते हैं ना तो मंजिल मिल जाती है ना। तो यहाँ बात करते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या क्यों? तो भाज्य संख्या की पहचान आपने पिछले वीडियो में, शुरू वाले फर्स्ट वीडियो में आपने जान लिया है कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। यानी कि भाज्य संख्याओं में भाजकों की संख्या होगी वो हमेशा 2 से अधिक ही होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे, एक उदाहरण से भी। जैसे यहाँ पर बात कर लें हम 6 की, तो 6 में के कौन कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, हाँ 1 का चला जाएगा, 2 का भी जाएगा भाग, 3 का भी भाग जाएगा, फिर सीधा 6 का भाग जाएगा। तो अब 6 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? 1 2 3 और ये 4 संख्या को। तो 6 में कितने, 6 के कितने भाजक हो गए? 4 भाजक हो गई ये, है ना। तो 6 भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ 5 की बात करें तो 5 में भाग जाएगा 1 का और सीधा सीधा जाएगा 5 का। तो यहाँ भाजकों की संख्या कितनी है? 2। तो 5 कौन सी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। और 6 कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो यही शर्त अपन लेकर के चलेंगे कि चूंकि भाज्य संख्याओं में भाजकों की संख्या वो 2 से अधिक होती है। तो यहाँ लिख देंगे अपन चूंकि भाज्य संख्या में भाजकों की संख्या 2 से अधिक होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं पहली संख्या, ये है इतनी संख्या पहली है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे 7 × 11 × 13 धन 13, 7 × 11 × 13 धन 13। अब यहाँ देखते हैं इस संख्या का, ये संख्या के 2 भाग है, पहला भाग इतना, दूसरा भाग इतना। और दोनों भागों में ये देखेंगे 13 यहाँ भी आया, 13 यहाँ भी आया है। तो 13 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ कितना बचा? 7 × 11 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि 13 बाहर निकाल लिए तो इसका गुणांक, प्रत्येक संख्या का गुणांक 1 होता है। तो 13 निकल गया तो इसलिए यहाँ पर इसका गुणांक भर बचा 1, है ना। अब यहाँ पर इसको हल कर दें, 13 लिखे रहने दें। और यहाँ कितना हो जाएगा देखें, गुणा करके देखें, 11 7 77, यहाँ तक कितना हो? 77 और धन 1 यानी 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 78। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ कोष्टक था, कोष्टक की जगह अपन गुणा ये लगा सकते हैं, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ 78 के बाद सरलतम गुणनखंड करने की कोशिश करें तो देखें 13 तो नहीं इसके गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 के हो जाएंगे, है ना। 13 का पहाड़ा आपको याद भी होगा, 13 × 6 78। तो यहाँ पर 13 गुणित अपन ने 6 लिख दिया। अब 6 को और तोड़ दो आप चाहे तो, थोड़ी और गुणनखंड निकालने, 13 तो नहीं होगा तो ये 6 हो जाएगा, टूट करके 2 × 3 के रूप में, 2 × 3 = 6। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो संख्या थी, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 13 का भी भाग जाएगा ना, है ना। तो इसमें बहुत सारी संख्या, कितने? 2 से तो अधिक हो गए ना। आपकी शर्त क्या थी कि भाजक कितने होना चाहिए? 2 से अधिक होना चाहिए। तो 1 तो प्रत्येक का होता है 1, तो 1 तो ये हो गया, दूसरा 2 3 फिर 13, है ना। इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर कि ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये इसी बात को हम नोट कर देंगे कि अतः भाजकों की संख्या कितनी है? भाजकों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या कौन सी संख्या है? दी गई संख्या भाज्य संख्या है ये। तो ये इसका विद्यार्थी आंसर हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि आप लोग ये वाला प्रश्न जो है इसका सेकंड वाला, इसको स्वयं अभ्यास जरूर करें और हल करने की कोशिश करें। यदि कुछ समस्या जाती है तो लिखिएगा, हम अगले वीडियो में फिर इसको बताएंगे। तो ये प्रश्न को आप कीजिएगा स्वयं, है ना। तो विद्यार्थियों अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2 में 7वां प्रश्न।
ये कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। ये मतलब राउंड पूरा करने में रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगते। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक शर्त दी गई है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः वो कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ने में लगता रही क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा छात्र सोचने लगते हैं, जबकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। अगर मैं इसमें कहूँ कि एलसीएम ज्ञात करना है तो ये रटने वाली बात हो जाएगी। समझे कि एलसीएम क्यों ज्ञात करना है, तो बात करते हैं हम इसको एक नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक सारणी बनाते हैं, है ना। यहाँ पर अपन ने एक सारणी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया, अपन ने जानने का प्रयास किया कि रवि एक चक्कर में 12 मिनट, 2 चक्कर में कितना समय ले लेगा 24 मिनट, 3 चक्कर में 36 मिनट, 4 चक्कर में 48 मिनट। इसी प्रकार सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट, 2 चक्कर में 36 मिनट, 3 चक्कर में 54 मिनट। इस टाइप से उनको समय लगेगा। इनमें हमें ऐसे समय का चयन करना है, ऐसा कम से कम समय चयन करना है जो दोनों में हो, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं 12 की, तो 12 इसमें है नहीं, 18 इसमें तो इसमें है नहीं, तो 12 18 तो नहीं हो पाएगा। तो 24 की बात करते हैं तो 24 इसमें है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। अब बात करते हैं 36 की, तो 36 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब यहाँ पर क्या बात निकल कर क्या आ रही है कि 36 मिनट में देखें रवि कितने चक्कर लगा लेगा। जैसे ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा 3। यानी रवि जो घूम रहा था, इसमें घूम करके जो रवि घूम रहा था, तो रवि 3 चक्कर लगा लेगा, है ना, 3 चक्कर लगा लेगा। और सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी उसी समय तक 2 चक्कर लगा लेगी। तो चक्करों की गिनती, पूरे चक्कर की गिनती कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से वे पहले शुरू हुए थे। तो यही तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे ये आप बता सकते हैं कि 36 मिनट बाद पुनः वहाँ पर मिलेंगे। और 36 मिनट बाद रवि 3 राउंड लगा चुका होगा तब मिलेगा, और सोनिया 2 राउंड लगा चुकी होगी तब मिलेंगे। तो विद्यार्थी कितना इंटरेस्टिंग सवाल था। अब आपको हल कैसे करना है ये देख लेते हैं। ये समझने के लिए बातें थी, हल कैसे करना है एक्चुअली कॉपी में, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, 18 एवं 12 का एलसीएम याद करना होगा। 18 के गुणनखंड निकालना है, तो 18 2 से भाग दिए, 2 9 18, फिर 2 का नहीं जाएगा ना, तो 3 का जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 का जाएगा 1। फिर आप काय का निकाल दें, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 2 गुणित 3 है ना। अब काहे का निकालना है अपन को 12 का, तो यहाँ पर 12 के निकाल दिए, तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 का 1 3, है ना। तो यहाँ देखते हैं 12 बराबर 2 गुणित 3, गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, फिर यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब अपन को एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर कहेंगे इसलिए एलसीएम 18 और 12 कितना आएगा बराबर। एलसीएम कैसे निकलेगा, वही सरल विधि अपनाइए आप कि पहले इसके पूरे गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणित 3 फर्स्ट वाले के पूरे लिख दीजिए। सेकंड की बात आती है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ 2 लिखा है, पर यहाँ 2 कितनी बार लिखा है, 1 और 1 ये 2 बार लिखा है, पर जबकि यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा आपने, 1 बार लिखा है, यानी 1 2 की और कमी है ना, तो 1 2 आप ये और लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 कितनी बार लिखा है,
एक बार, जबकि यहाँ 3 आपने 2 बार पहले ही से लिख लिया था, इसलिए अब इस 3 को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सरल। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा देखें, 2 का गुणा 3 में करें तो 2 तिया 6। अब 6 का गुणा 3 में करें तो 6 तिया 18, 18 का गुणा 2 में किए तो आ गया 36। तो ये 36 क्या आ गया, मिनट, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं आंसर कैसे लिखेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो विद्यार्थी ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, देखा आपने कितनी सरल है मैथ्स, इंटरेस्टिंग भी है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इसी प्रकार के अन्य सवाल भी, एग्जाम्पल की भी सवाल हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, कैसे रही आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और हाँ विद्यार्थियों, यदि हम आपकी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी हेल्प कर पा रहे हैं या ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। विद्यार्थियों, आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब और शेयर हमें बहुत हौसला देता है। किस बात के लिए, जो हमारे और आपके सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कोरोना महामारी की है, जिसके कारण हम आज आपसे दूर हैं और आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हम इसको एक प्रकार से चैलेंज जैसे लिए हैं कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक उनकी पढ़ाई में एक भी रुकावट ना आने देंगे और वे सभी विद्यार्थी घर में सुरक्षित रह करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।